Hello, friends, and today we are here for the Hindu editorial analysis of 7th October 2021. This is presented by me, Snigdha Singla, and this discussion जो है आपके UPSC स्टेट PCS एग्जाम्स में काम आएगी और आपकी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए भी क्रूशल होगी. So let's begin. सो द फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली दो एडिटोरियल्स आए हैं द हिंदू में रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट्स एंड गुड समैरिटन्स बेसिकली वही लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं दोज इन नीड. सो ये दो आर्टिकल्स को कंबाइन करके मैंने ये डिस्कशन तैयार की है. सो फर्स्टली इस आर्टिकल में कहा जाता है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी इज़ वेरी हाई और उससे होने वाली डेथ्स जो हैं वो और भी सिग्निफिकेंटली हाई है. मतलब इंडिया के कंपैरिजन में कंट्रीज़ लाइक यूएस वगैरह में एक्सीडेंट्स इंडिया से भी ज़्यादा होते हैं पर फेटेलिटी रेट और डेथ रेट इतना हाई नहीं है जो इंडिया में है. इसका बेसिक कॉज ये होता है कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो इनिशियल फर्स्ट फ्यू सेकंड्स और मिनट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर उस टाइम पे एक्सीडेंट विक्टिम को इमरजेंसी केयर टाइमली मिल जाए तो उनकी लाइफ को सेव किया जा सकता है. तो इट शोज़ कि इंडिया में वो इमरजेंसी केयर टाइमली केयर जो है वो मिसिंग है. तो ये आर्टिकल्स उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डाटा के अनुसार 1,51,113 पीपल वर किल्ड एंड इंजर्ड एंड more than 4 lakh were injured in road accidents in 2019. तो ये बेसिकली आपको शो करता है कि कितनी स्वेयर है प्रॉब्लम. लगभग 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और 4.5 गेटिंग इंजर्ड मतलब डिसेबल्ड भी हो रहे होंगे इस प्रॉब्लम की वजह से. दैट इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है. तो इसको कॉम्बैट करने के लिए मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंजेस लाने की कोशिश की है. पहले तो वो ये एम करते हैं कि वो डेथ रेट को जो है 50% बाय 50% रिड्यूस करेंगे 2025 तक. तो इसके लिए उन्होंने क्या यहाँ पे गुड समैरिटन की प्रोविज़न दी गई है. तो यूजुअली क्या होता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है आगे नहीं आते हैं हेल्प करने के लिए. उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो सोचते हैं कि पुलिस के पास जाना पड़ेगा, पुलिस हरास करेगी, लीगल फिर कोर्ट में भी गवाही देने जाना पड़ेगा. और ये सब इन सब हैसल्स को अवॉइड करने के लिए लोग हेल्प करने के लिए आगे ही नहीं आते हैं. तो इस ट्रेंड को प्रिवेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि ये कह दिया था कि आप जो भी बंदा हेल्प करेगा एक्सीडेंट विक्टिम की उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने या कोई ये पेशियाँ केसेस में उसको पेशीज में आना पड़े. तो ये प्रोविज़न बनाई थी ताकि लोग हेल्प कर सके एक्सीडेंट विक्टिम की. बट ये भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही है डिस्पाइट की लीगल प्रोविज़न है. तो अब क्या किया है मिनिस्ट्री ने कि अब कैश प्राइजेस क्रैश अवार्ड्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं. बेसिकली यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री नज थ्योरी का इस्तेमाल कर रही है. ये बहुत ही फेमस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है. रिचर्ड थैलर साहब ने प्रेजेंट की थी 2018 में. इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था. तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. ये आपकी केस स्टडीज़ वगैरह में बहुत हेल्प करेंगी अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए. तो आप हमेशा एथिक्स में और किसी पेपर में भी अपने ऑप्शनल में भी इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली नज थ्योरी क्या कहती है कि हमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स यूज़ करने चाहिए लोगों का बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग और डिसीजन मेकर के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करने के लिए. तो जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम कुछ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स लाइक कैश प्राइजेस दे के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे आपने अब नई कार्स में देखा होगा कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो वो कंटिन्यूसली बीप करता रहता है. सो वो एक टाइप का नज ही है टू नज यू टू वियर दी सीट बेल्ट. तब तक वो प्रॉब्लमेटिक साउंड जो है वो बंद नहीं होती जब तक आप वो सीट बेल्ट नहीं पहन लेते हैं. ऐसे ही कोपेनहेगन में क्या किया गया था, उन्होंने ग्रीन फुटप्रिंट्स बनाए थे दैट वर लीडिंग टू नियरेस्ट डस्टबिन. तो लोग ऐसे रोड पे
कूड़ा कचरा फेंकने की बजाय इन ग्रीन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते थे जो इन्हें डस्टबिन की तरफ लेके जाती थी। तो इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट पे उनका जो गार्बेज ऐसे थ्रोइंग है वो रिड्यूस हुआ था। ये सब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वैसे ही पॉजिटिव इन रीइंफोर्समेंट और नज थ्योरी, ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ ये मिनिस्ट्री यूज़ कर रही है। तो और भी कई तरीके जैसे यूज़ किए जाते हैं कंप्लायंस के, जैसे कि एडुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन, या फिर लॉस बना दिए जाते हैं, पनिशमेंट दी जाती है, जेल टर्म्स, वो सब इसी लिए होता है। पनिशमेंट का भी बेसिक पर्पस यही है कि लोगों को नज किया जाए, लोगों को दूर किया जाए गलत काम करने से। दैट इज़ वाई जेल या पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जो आपने अपने एथिक्स में पढ़ा होगा, पनिशमेंट का बेसिक पर्पस ही ये है कि लोगों को प्रिवेंट करना कि वो गलत काम ना करे। तो ये थ्योरी आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, नज थ्योरी बाय रिचर्ड थैलर, टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी मेकर्स in the desired direction. सो तो अब मिनिस्ट्री ने 5,000 रुपीज़ का कैश प्राइज और एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फॉर सेविंग अ लाइफ, ये जो है मिनिस्ट्री देगी। ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी इस प्लान के लिए, बट सेंटर जो है इसके लिए इनिशियल ग्रांट प्रोवाइड कर देगी इस प्रोग्राम के लिए, और वो 1 लाख रुपया देगी 10 बेस्ट समैरिटन्स को हर एक साल में। सो ये एडेड एडवांटेज और रिकॉग्नाइजेशन होगा जिसकी वजह से लोग बढ़ के आगे आएंगे एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। ये मिनिस्ट्री की थॉट है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि एक्सीडेंट डेथ्स को रिड्यूस करना। एक्सीडेंट हो जाए पर उसके बाद असिस्टेंस अगर मिल जाए विक्टिम को, तो डेथ्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए इंडिया जो है वो रैंक्ड 3rd है अमंग टॉप 20 नेशंस जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, और फर्टिलिटीज़ में तो इनसे भी ज़्यादा है। जैसे यूएस जापान 1st 2nd पोजीशन पे है एक्सीडेंट्स में, बट यहाँ पे डेथ्स इतनी नहीं होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको इमरजेंसी केयर वगैरह मिल जाती होगी टाइमली। सो इसलिए ये कैश अवार्ड का जो इनिशिएटिव है ये सिग्निफिकेंट है अब। अब और स्टेप्स भी उस दूसरे आर्टिकल में डिस्कस किए हैं राइटर ने कि और क्या करना चाहिए हमें ये रोड सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहले तो बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए। अब इतने पोर्ट होल्स होते हैं हमारी गाड़ियों में, तो बाइक्स वगैरह मेजरली वल्नरेबल कि वो इसमें अगर स्पेशली हाई स्पीडिंग हो तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस इन पोर्ट होल्स की वजह से और बढ़ जाते हैं। तो बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड डिज़ाइन भी बेहतर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे यूज़ करना चाहिए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए सेफ्टी के बारे में, ट्रॉमा मैनेजमेंट के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में। अगर क्रैश हो जाए, एक्सीडेंट हो भी जाए, तो उसके बाद कैसा स्टेट का रिस्पॉन्स होगा। तो ये 3 कंडीशंस हमें फुलफ़िल करनी चाहिए टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट्स। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए सेंटर ने ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी सेटअप किया है, जो कि सेफ्टी, ट्रॉमा, ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करने पर, ये सब चीज़ों पे स्टैंडर्ड सेट करेगा ऑन अ साइंटिफिक फुटिंग। सो ये एक आप इनिशिएटिव मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं इसके डायरेक्शन में। एक तो वो मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, दूसरा ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड हो गया, तीसरा जो कैश प्राइज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हो गया। तो ये सब आप मेंशन अपने आंसर में कंक्लूजन में कर सकते हो कि गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, बट देर इज़ जस्ट नीड टू डू मोर, लिटिल मोर। उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं जैसे स्पीड के, ओवर स्पीडिंग अगर है तो चलान्स कटने चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई भी रूल्स को ब्रेक ना करे, और अगर ब्रेक करे तो एडिक्वेट पनिशमेंट मिले। उसके बाद इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। आप जो भी प्लान, जैसे अभी ये इन्होंने कैश अवार्ड का प्लान बनाया है, तो ये इंश्योर कीजिए कि वो एक्चुअली कैश प्राइस जो है लोगों के पास जाए, उसी से उन्हें इंसेंटिव मिलेगा आगे चल के यही सेम काम करने का। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो इन्फोर्स अच्छे से किया जाए। उसके बाद हर रोड पे ब्लैक स्पॉट्स, दैट इज़ जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। वहाँ पे पीक आवर्स पे पुलिस को एटलीस्ट पोस्ट किया जाए ताकि वो स्पीड वगैरह रेगुलेट कर सके, जिससे कि एक्सीडेंट रेट्स जो है वो कम किए जा सके। उसके बाद पेट्रोल्स को भी इंक्रीज़, पुलिस के पेट्रोल्स को इंक्रीज़ करना चाहिए।
ताकि वो फर्स्ट एड या एम्बुलेंसेस वगैरह टाइमली प्रोवाइड कर सकें विक्टिम्स को, एक्सीडेंट में विक्टिम्स को। उसके बाद एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सेल है जो कि है, जिसका नाम है एक्सीडेंट रिसर्च सेल। अकॉर्डिंग टू दिस सेल, ये लोग एक केस, मतलब इन्होंने मल्टीपल एक्सीडेंट केसेस को प्रॉब यानी कि इन्वेस्टिगेट किया। एक जो था हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की एक्सीडेंट डेथ का ये केस एनालाइज कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो रोड के साइड में हेजिज होती हैं ना, ये पौधे वगैरह, ट्रीज वगैरह जो ऐसे ओवर फ्लो कर रहे होते हैं, ये इतने ज़्यादा थे कि ये ड्राइवर की विजिबिलिटी रिड्यूस कर रहे थे। तो इससे ये रिकमेंडेशन आई कि हमें ये इन हेजेस को टाइमली जो है प्रून करना चाहिए, काट देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि ड्राइवर की विजिबिलिटी ना कम हो। ये एक एग्जाम्पल है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डिसीजन मेकर आजकल सारी जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके पास एविडेंस हो, डाटा हो एडिक्वेट टू मेक पॉलिसी, ठीक है। अगर आपके पास डाटा होगा तो आपको पता होगा कि एक्ट कहाँ करना है, प्रॉब्लम कहाँ है। सो दैट इज़ वाई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए ये एक्सीडेंट रिसर्च सेल, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस। और ये रिसर्च सेल बनाया है दिल्ली पुलिस ने, जिसके बेसिस पे एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब फाइनली आर्टिकल कहता है कि तमिलनाडु का रोड सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स जो हैं 38% तक कम हो गए हैं, और जो डेथ्स हैं वो 54% से कम हुई हैं। ऑल्दो इन्होंने कोई स्पेसिफिक जो उन्होंने मेजर लिया है वो मेंशन नहीं किया है। आप जस्ट एज एन एग्जांपल तमिलनाडु को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर वो कुछ मेजर्स प्रेजेंट करते तो अच्छा होता। वैसे यही सब किया होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया होगा, ठीक है, डिज़ाइंस वगैरह। तो आप तमिलनाडु की एग्जांपल इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो ये था। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। ये 2 दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को वैसे प्रेजेंट किया गया था। इसमें एडिटोरियल आया है टू शो कि इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। ऑल्दो इतनी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक आप कवर कर लीजिए। यही कि ये नोबेल प्राइज़ दिया 2 लोगों को गया है, डेविड जूलियस एंड आर्देम पोटापुतिन। तो इनका वर्क था आइडेंटिफाइंग द जीन्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी को टच या हीट, टेम्परेचर या प्रेशर फील होता है। उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये लोग हमारी हेल्प करते हैं। बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि हमें डीपर अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है, जिससे हम बेटर डिसीज़ कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये रिसर्च वही है, जैसे मैंने आपको कहा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या एविडेंस बेस्ड साइंस में काम आती है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, आपकी नॉलेज अबाउट योर बॉडी इज़ इंक्रीजिंग एंड यू कैन, फिर आप डिसीज ट्रीटमेंट वगैरह में और प्रिवेंटिंग हार्म, पेन एट्सेट्रा उसमें हेल्प कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस बेटर लाने में। उसके बाद ये देखिए, नोबेल प्राइज़ जो डॉक्टर आर्देम हैं वो एक रिफ्यूजी हैं। लेबनान में ये पले बड़े थे, जो कि हमें पता ही है कि यहाँ जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड सिविल वार चल रही है, दैट मीन्स कि इतनी स्टेबल कंडीशंस नहीं थी। 18 साल की उम्र में वो यूएस आए, उसके बाद उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट अपना जगाया, और आज देखिए वो नोबेल प्राइज़ भी जीत रहे हैं। तो ये आप एग्जाम्पल वैसे तो एथिक्स में भी दे सकते हैं। दिस इज़ एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, कि इतने टफ बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। 18 साल तक कुछ उनको एडुकेशन या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होगी, स्टिल ही मैनेज टू रीच दिस पॉइंट। सो दैट शोज़ कि योर डिटर्मिनेशन, कि डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस आप कितने डिटर्मिंड हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। देखिए, इश्यूज़ तो सबकी लाइफ में होते हैं, बट असली इंसान तो वही है जो उनको ओवरकम करे और लाइफ बेहतर बनाने में कोशिश करता रहे। तो आप ये एग्जांपल अपने एथिक्स के पेपर में डॉक्टर आर्दिम पोटापोतिन की दे सकते हैं टू मेक योर आंसर इफेक्टिव। सो नाउ
So the next article of today's discussion is this one, the trade multilateralism at risk. ये basically इस article में जो writer हैं वो WTO के issues के बारे में discuss करते हैं. WTO आपको पता ही है, World Trade Organization है, multilateral trade को facilitate और easy and reducing those tax और non-tax barriers को इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है. देखिए, प्लूरीलेटरल मीन्स देर आर प्लूरल नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विद इन रीजन, ठीक है. एंड मल्टीलेटरल इज बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म मेनली मेजर वर्ल्ड की सारी या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को कंसिडर करती है कि जो ग्लोबल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो मल्टीलेटरलिज्म होता है. प्लूरीलेटरलिज्म हो जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ या मैक्सिमम मेजर इकोनॉमीज़ जो हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगी. तो बेसिकली ये WTO जो है हमारा 1995 में सेटअप किया गया था. उस टाइम पे इसको न्यू लिबरलिज्म का ये जो है न्यू लिबरलिज्म को आगे बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट माना गया था. फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट माना गया था. सो WTO के काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स हैं जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म यही है कि ये जो WTO है ये अमेरिकन या वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एजेंडा को फॉरवर्ड करता रहता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है. देखिए, अमेरिका चाहता है कि हमारी जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है ये इसकी प्रोमिनेंट मार्केट बन जाती है. इंडिया स्पेसिफिकली जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो अगर ऐसी कंट्रीज़ में इसको फ्री मार्केट एक्सेस मिल जाए, जैसे कि टैक्स और कस्टम्स वगैरह जो है वो कम हो जाएं, तो इसके लिए बेनिफिशियल होगा, इसके बिजनेसेस ग्रो करेंगे. तो ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अमेरिका ने WTO को अपने पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया है, टैक्सेस वगैरह रिड्यूस कराई है ताकि इसके बिजनेसेस जो हैं वो प्रमोट हो सके. बट अब अमेरिका क्या है, वो कह रहा है कि वो WTO को उल्टा क्रिटिसाइज़ कर रहा है. वो कह रहा है कि जो WTO है वो अमेरिका के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख पा रहा है, ये क्योंकि चाइना के राइज को नहीं रोक पाया है और इतनी सारी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं WTO में जिसमें USA को कल्परेट या इन्वॉल्व किया जाता है. तो बल्कि अमेरिका उल्टा ब्लेम कर रहा है WTO को कि तुम हमारा कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहे हो. तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म है जो कि मेनली अमेरिका की साइड से आता है. थर्ड है राइजिंग वैकेंसी. अब WTO में जो भी वेरियस इंस्टीट्यूट्स होते होंगे वहाँ पे ये वैकेंसीज़ का इशू है. अगर वैकेंसी, अब देखिए, अगर आप मैन पावर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो उनका वर्क कौन करेगा. जैसे राइटर ने एग्जांपल दी है कि जैसे एपेलेट बॉडी है, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मैकेनिज़्म बनाया गया है WTO में, बट क्या है कि US इसमें अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहा. अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी जो है डॉक्यूमेंट लाया जाता है तो उसको भी US वीटो कर देता है. तो इस वजह से जितनी भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के स्पेशली अराउंड 20 केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं ये एपेलेट बोर्ड के. तो अब क्या होता है कि अगर आपके पास डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को ब्लेम कर रही है कि आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है, ये एपेलेट बोर्ड के पास केस जाता है. अब एपेलेट बोर्ड तो कोई डिसीजन ले नहीं रहा, तो इससे क्या होगा, कंट्रीज़ जो हैं ओपनली फ्लाउट कर रही हैं जो WTO के रूल्स वगैरह हैं. तो ये राइजिंग वैकेंसीज़ का बहुत बड़ा इशू है. इससे जो इंस्टीट्यूशंस है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं अगर आप मैन पावर को एम्प्लॉय नहीं करते टाइमली. तो नेक्स्ट इशू जो ऑथर मेंशन करता है कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया और साउथ अफ्रीका जो हैं वो प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज़ देती हैं, जैसे कि MSP. ये हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ PDS, एंड हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. पर WTO में ऐसी सब्सिडीज़ को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ समझा जाता है, क्योंकि देखिए MSPs बेसिकली ज़्यादा होती हैं मार्केट प्राइस से जो फार्मर को प्रोवाइड की जाती हैं.
तो इससे क्या होता है, फ्री मार्केट जो है वो हिंडर होती है। डब्ल्यूटीओ फ्री मार्केट को ही प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए इस पे कैप वगैरह वो लगा देते हैं। पर इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज इस कैप को अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी के लिए ये एमएसपी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2050 की नायरोबी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये कहा गया था कि इस इशू पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा जल्दी, पर आप देख लीजिए कि 2021 हो गया, आज तक इस पे कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया गया है। तो आप कैसे डब्ल्यूटीओ को इफेक्टिव मानेंगे अगर 6 साल तक एक इशू ही रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इशू है कि अब जब पिछले साल कोरोना आया तो उसके लिए वैक्सीन डेवलप होनी शुरू हो गई। अब डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएस वगैरह में सबसे पहले बनी, रिलीज़ हुई फाइज़र वगैरह। तो तब से इंडिया और साउथ अफ्रीका जो हैं वो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेवर मांग रहे हैं कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। देखिए, कोविड इतनी बड़ी महामारी है, इतने लोगों की डेथ और इलनेस का कारण बन चुकी है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ कह रही हैं कि हमें ये राइट दिया जाए कि हम कोविड रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स को चीपली और इजीली मैन्युफैक्चर कर सकें। अगर प्रॉपर्टी राइट होगा तो वो नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए हाई पेमेंट्स देनी पड़ेंगी। तो ये इशू भी है जो अभी तक लिंगर कर रहा है, और इस पे कोई डिसीजन नहीं आया है। नेक्स्ट इशू है ऐसे ही इरेशनल सब्सिडीज़ को रेगुलेट करना। फिशिंग पे रेगुलर सब्सिडीज़ जो कुछ कंट्रीज़ देती हैं उसको रेगुलेट करने पे भी कोई कंसेंसस नहीं आया है। तो उस पे ये भी है कि इस पे ये डिसीजन आने वाला है, पर राइटर कहता है कि हमें बैलेंस इंश्योर करना है, एक तो फिशरमैन की राइट्स का और उसके बाद ओशंस कंजर्व करना। बेसिकली आप फिशिंग जो है आजकल बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो चुकी है। ट्रॉलर्स वगैरह इतने यूज़ किए जाते हैं कि जो मरीन इकोलॉजी है वो बहुत इम्पैक्ट होती है। जितनी ज़्यादा आप सब्सिडीज़ देते हो उतना प्रमोट होती हैं फ़िशिंग एक्टिविटीज़। तो फिर उससे क्या होता है कि ओशन की डिस्ट्रक्शन होती है। तो फिर राइटर कहता है कि कुछ हद तक सब्सिडीज़, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अगेन, इसमें तो ये सब्सिडीज़ इम्पॉर्टेंट है फिशरमैन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए इस ऐसी कंट्रीज़ को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की प्रोविज़न में डाल देना चाहिए। और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना और जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं, इन इनके ऊपर स्ट्रिक्टर रूल्स लगा देने चाहिए। सो दिस इज़ द इशू जो अभी भी अनरिजॉल्व पड़ा है डब्ल्यूटीओ में। उसके बाद ये फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इतने सारे रीजनल एंड प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आई जा रहे हैं, जैसे कि आरसेप बना है एंड देयर इज़ दिस सीपीटी पीपी जो है कि है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो अगर इतने सारे प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स या रीजनल पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स रिजल्ट करेंगी तो डब्ल्यूटीओ का यूज़ ही क्या होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, डब्ल्यूटीओ को इररेलिवेंट बना देंगे ये सारी पार्टनरशिप्स। सारी जो कंट्रीज़ हैं वो रीजनल लेवल पे या प्लूरीलेटरल लेवल पे कांटेक्ट करने लग जाएंगी। उनको ग्लोबल स्केल पे डब्ल्यूटीओ की क्या ज़रूरत रह जाएगी। इसलिए डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंस को ये इंस्टीट्यूट्स कम करेंगे और डब्ल्यूटीओ को एक इंस्टीट्यूशनल ज़ॉम्बी बना देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंप्रेसिव टर्म, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर्स। आप इसे इस्तेमाल कीजिए कि प्लूरीलेटरल जो अग्रीमेंट्स हैं विल कन्वर्ट डब्ल्यूटीओ इनटू एन इंस्टीट्यूशनल ज़ॉम्बी। तो इसको भी, तो ये प्रिवेंट करने के लिए डब्ल्यूटीओ को रेलिवेंट रखना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए जो ये प्रॉब्लम्स बताई गई हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो डब्ल्यूटीओ की सिग्निफिकेंस इतनी क्यों है कि ये यूनिलेटरलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रिवेंट करता है कि हर एक कंट्री अपना ही इंटरेस्ट ना सोचे, बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो पॉपुलेशन है उनके बारे में भी सोचे। इसलिए हमने डब्ल्यूटीओ और यूएन और ये सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनी इसलिए थी कि सारी कंट्रीज़ का, सारी ह्यूमैनिटी का जो है इंटरेस्ट सर्व हो। तो इसलिए इसको बचाने के लिए वी नीड रिफॉर्म्स इन डब्ल्यूटीओ। सो ये क्रिटिसिज्म आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और डब्ल्यूटीओ पे जो भी एनालिसिस आता रहेगा हम डिस्कस करते रहेंगे। So the final article of today's discussion is this one,
a strategy for India in a world that is adrift। ये लिखा है शिवशंकर मेनन साहब ने। ये हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं कि क्या ये कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंटली वर्ल्ड में मैनी पावर सेंटर्स है। देखिए कोल्ड वॉर पे तो क्या था, क्लियर था कि दो पावर सेंटर्स थे, डुअल पावर सेंटर्स थे, एक था यूएस और दूसरा था रशिया। पर इस टाइम पे ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज टुडे अड्रिफ्ट, और यहाँ पे ना तो कोई बाइपोलर है कि दो कंट्रीज डोमिनेट कर रही हों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर मल्टीपल कंट्रीज जो है अपना इन्फ्लुएंस जमा रही है, और जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ ही मूव कर रहा है। जैसे कि हो गया यूएस, रशिया, उसके बाद चाइना, इंडिया भी सिग्निफिकेंट प्लेयर है, यूरोपियन कंट्रीज उसके बाद। तो ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स डिफरेंट जगहों पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ऐसे कोई दो या एक कंट्री डोमिनेट नहीं कर रही वर्ल्ड ऑर्डर को। ये इसको सिग्निफाई करने के लिए राइटर ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा, कोविड पैंडेमिक के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव या एक्शन प्लान या इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब यही है कि कोई इंटरनेशनल पावर ही नहीं है, कोई पावर सेटअप ही नहीं है जो ये रिस्पांस देगा। अब अगर देखिए, अगर सिर्फ एक कंट्री डोमिनेट होती, लेट्स जस्ट सपोज यूएसए, तो वो अपने अकॉर्डिंग रिस्पांस देती, जैसे चाइना को प्रॉबेबली ब्लेम करती। अब अगर दोनों यूएस और चाइना ही डोमिनेंट होती तो वो एक दूसरे को ब्लेम गेम ज़ोरों शोरों से चल रहा होता। अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि बीच बीच का कुछ हो रहा है, क्योंकि there is multipolarity and there is no coherent international response to COVID because of that। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही है ऑल्सो कि वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे हम कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या अदर जो थ्रेट्स है जैसे रेफ्यूजी क्राइसिस एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर, ऑल दोज एस्पेक्ट्स हम कोई डिसीजन या इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स उसको इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो अब मल्टीपल सेंटर्स पे है, किसी एक या दो सेंटर पे नहीं है जो एक डिसीजन वर्ल्ड के लिए इम्पोज ही कर सकें एटलीस्ट, और तो कुछ नहीं। तो ये इसमें कहा गया है। उसके बाद राइटर कहता है कि एशिया इज़ गोइंग टू बी द न्यूक्लियस। अब जो भी वर्ल्ड जो विटनेस करेगा उसके लिए एशिया जो है मेजर प्लेयर होगा। उसका रीज़न यही है कि ऑब्वियसली चाइना इज़ ऑन राइज, उसके बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी जो है एशिया में रिजाइड करती है, और इकोनॉमिकली भी ये रीजन जो है वो ग्रो करेगा, बिगेस्ट मार्केट भी है ये रीजन वर्ल्ड की, यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी है। ऐसे तो पॉपुलेशन तो एशिया अफ्रीका की भी बहुत है, बट ये जो है इकोनॉमिक मार्केट भी है वर्ल्ड की एशिया जो है, तो इसीलिए ये विल बी द न्यूक्लियस ऑफ जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी इन कमिंग ईयर्स। तो इसमें वो कह रहा है कि चाइना जो है एक डोमिनेंट प्लेयर होगा एशिया में, बट इसकी हेजीमनी, कि इसका सिंगल रूल नहीं होगा। उसके रीज़न यही है कि एक तो इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, इंडिया इसको हेजीमनी यहाँ नहीं लेने देगा। दूसरी बात, दूसरी कंट्रीज़ लाइक यूएस, फ्रांस, ये भी इसकी पावर को कंटेंट करती रहेंगी, तो ये हेजीमनी तो नहीं बना पाएगा, पर इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना रहेगा। तो इंडिया का इसमें क्या होगा कि इंडिया की अब मिक्स्ड रिलेशंस होंगे चाइना के साथ, तो किसी किसी इशू पे हम कोऑपरेट करेंगे, किसी पे लड़ेंगे, फ्रिक्शन होगी, किसी पे बीच बीच का स्टैंड होगा। अब जैसे फ्रिक्शन हमारी है बाउंड्री पे, हम देख रहे हैं कि क्वाड पे चाइना इज़ नॉट हैप्पी कि हम इंडिया क्वाड को ज्वाइन कर रहा है, बट देयर आर एरियाज जहाँ पे वो कोऑपरेट भी करते हैं, जैसे ये WTO वगैरह हमने डिस्कस किया। क्लाइमेट चेंज, दोनों के इंटरेस्ट मैच करते हैं क्लाइमेट चेंज पे जो भी पॉलिसी बनती है, क्योंकि दोनों डेवलपिंग में आते हैं कंट्री की कैटेगरी में। तो ऐसे एरियाज पे कोऑपरेशन होगी, कई कई जगहों पे फ्रिक्शन होगी, ये बेसिकली राइटर कह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में चैलेंजेस भी हैं इंडिया के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो राइटर डिस्कस करता है कि फर्स्ट है कि यूएस के साथ इंडिया अगर रिलेशंस अच्छे बना सके तो इंडिया के पास न्यू टेक्नोलॉजी और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बन सकते हैं, जिसमें
जो इंक्लूड करता है एनर्जी को, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, एडुकेशन और हेल्थ को। तो क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता कि चाइना रिलेंटलेसली ग्रो हो इस रीजन में, तो यूएस विल बी विलिंग टू कोऑपरेट विद इंडिया। तो इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, स्पेशली इन एरियाज़ में, ताकि वो चाइना को कॉम्बैट कर सके और अपना जियोपॉलिटिकल स्टैंड जो है वो, और अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन कर सके इन एरियाज़ में कोऑपरेट करके, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें, अपने कॉन्टैक्ट्स इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद इंडिया मिडिल पावर्स के साथ भी कोऑपरेट कर सकता है, जैसे सिंगापुर, एशियान कंट्रीज़ जो हैं, ऐसी कंट्रीज़ के साथ भी कोऑपरेट कर सकता है फॉर इकोनॉमिक टाइज़, फॉर कल्चरल टाइज़ एक्सेट्रा। तो इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो फॉरवर्ड होंगे ग्लोबल लेवल पे अगर ऐसे करता है इंडिया। उसके बाद डेवलपिंग वर्ल्ड, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो भी हमारे इंटरेस्ट जो कॉमन है, उनके उस बेसिस पे हम उनके साथ बॉन्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली राइटर कहना ही ये चाहता है कि इंडिया को अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाहिए क्या, कि जहाँ जहाँ उसके इंटरेस्ट जिस जिस कंट्री के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं, उसके साथ उस एरिया में कोऑपरेट किया जाए। अब अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ भी क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट होती हैं, देखिए वो भी इक्वेटर के अराउंड है, और मेजर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इक्वेटर के आसपास होगा। तो हम ये क्लाइमेट चेंज का मेजर इशू है जिसमें हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अपनी पॉलिसी डिसीजंस को कन्वर्ज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन होती हैं, तो वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ है 54 वोट्स। तो हमारा वहाँ जो हमारा इंटरेस्ट है उसको फॉरवर्ड करने के लिए ये 54 वोट्स बहुत काम आएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, उस बेसिस पे ही ये राइटर कह रहा है कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कन्वर्ज करिए। उसके बाद राइटर कह रहा है कि एट सी वी आर मोर फेवरेबली प्लेस्ड टुडे। देखिए इंडिया की जो जोग्राफी है वो आपको पता ही है, सदर्न साइड पे पूरा ओशियन है, और यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अगर रिलेशंस अच्छे बनाए जाएं तो दैट वुड फेवर इंडिया, दैट द राइटर इज सेइंग। और इसको करने के लिए राइटर कहता है कि हमें एक मैरीटाइम कमीशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जो कि हमारी इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिव बनाएगी, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में, ब्लू रेवोल्यूशन लाने में, ऑल दिस एरियाज़ में ये मैरीटाइम कमीशन जो है कोऑपरेशन बिल्डअप करेगी हमारी ये सी से कनेक्टेड कंट्रीज़ से। उसके बाद ये कहता है कि हमने एक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारे पास बिम्स्टेक है, हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि हमारे इकोनॉमिक और जैसे ये सब डिस्कस किया, ये टाइज जो हैं स्ट्रेंथन हो सके और कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया वुड बी स्ट्रेंथनड इकोनॉमिकली इन द ग्लोबल ऑर्डर। सो बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ आप मैरीटाइम सिक्योरिटी टाइज, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे वर्क कीजिए। उसके बाद अब गवर्नमेंट आई एम सॉरी, आई मीन कि राइटर कहता है कि इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए बेसिकली ये स्टेप्स लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप उसमें है कि नॉन अलाइनमेंट 2.0 के प्रिंसिपल्स को बेसिकली फॉलो करना चाहिए, विच इज़ कि इंडिपेंडेंट जजमेंट्स और डिसीजंस ले। देखिए इंडिया को जो भी अपने डिसीजंस या जजमेंट्स लेनी है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, सब कंट्रीज़ अपनी इंटरेस्ट को देखती हैं, इसे कहते हैं रियलिज्म। आप एथिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये फिलोसफीज़ पढ़ोगे, रियलिज्म, आइडियलिज्म एट्सेट्रा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन रियलिज्म। तो इसीलिए इंडिया को इंडिपेंडेंट जजमेंट और डिसीजन लेने चाहिए अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। उसके बाद अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप कैपेबल होंगे तो आप किसी को भी फाइट ऑफ कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को आगे ला सकते हैं। उसके बाद इंडिया को हर एफर्ट करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इक्विटेबल रहे, किसी एक कंट्री के फेवर में ना रहे। जो भी लॉज या डिसीजंस इंटरनेशनल लेवल पे लिए जाते हैं वो इक्विटेबल रहें।
उसके बाद राइटर कहता है कि हमें इशू बेस्ड कोएलिशंस बनानी चाहिए, जैसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ अफ्रीका के केस में, जहाँ जहाँ हमारे इश्यूज़ पे इंटरेस्ट्स मैच करते हैं जिस कंट्री के साथ, उसके साथ हमें उस इशू पे कोएलिशन या कोऑपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इससे आर्ग्यूमेंट पे वेट पड़ता है। अगर मोर कंट्रीज से कि हमें ये पर्टिकुलर लॉ या ये पॉलिसी चाहिए, तो हम इकट्ठे मिलके अगर एक वॉइस में कहेंगे तो वर्ड इज मोर लाइकली टू लिसन टू दैट। अकेले बोलते रहेंगे तो कोई सुनता नहीं है इस इंटरनेशनल ऑर्डर में। उसके बाद वही कि रिवाइव ये रीजनल ग्रुपिंग्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सार्क, बिम्स्टेक, इन सब को रिवाइव करेंगे तो ये क्या होगा कि इंडिया के इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगी रीजन में। उससे तो इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इंडिया के रिलेशंस भी इन नेशंस के साथ बूस्ट होंगे, जिससे इंडिया की ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी ओवरऑल। ठीक है। एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइटर सेज कि सेल्फ स्ट्रेंथनिंग इज़ द की। वही अगर आप खुद केपेबल इनफ हैं, खुद स्ट्रांग हैं, तो कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए चाइना आजकल जो इतना कुछ भी करता है अपने अकॉर्डिंग करता है, अपने इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करता है। जैसे यूएन क्लॉज की एक रूलिंग थी जिसमें चाइना को कुछ डायरेक्शंस दी गई थी रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, तो वो चाइना ने अबाइड नहीं की है। तो ये सब बंदा कर ही तब पाता है जब वो समझता है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई उसे कुछ कह ना सके। सो वही राइटर कहता है कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड इन एवरी अदर एस्पेक्ट इतना सेल्फ स्ट्रेंथन कीजिए कि आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वही राइटर ने बड़ी ब्यूटीफुली ये लाइन लिखी हुई है कि वी कैनॉट सेपरेट आवर डोमेस्टिक ट्रैजेक्टरी फ्रॉम द एक्सटर्नल कोर्स, वी नीड टू परस्यू टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड प्रॉस्परस कंट्री। तो डोमेस्टिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि हम इंटरनेशनल फ्रंट पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो इसमें आप विजय केलकर साहब की भी एक लाइन मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बेस्ट फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया इज़ 10% जीडीपी ग्रोथ। तो अगर हमारी ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हम इतने स्ट्रेंथन्ड होंगे कि लोग हमारी वॉइस सुनेंगे। इवन पीएम, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे मिस्टर मनमोहन सिंह, जब उनसे प्रेस वालों ने एक बार पूछा कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए क्या सोचते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि अगर इंडिया अपनी ग्रोथ पे फोकस करे और अगर इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ इंश्योर कर पाए फॉर कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, तो ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं यूएनएससी में, वो अपने आप इंडिया को इनवाइट करेंगी टू टेक अ सीट एट दैट हाई टेबल। सो ये बेसिकली यही सिग्निफाई करता है कि अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना पड़ेगा टू लेट पीपल नो योर वेट। So that was all about today's discussion. Hope this helps and you have better understanding अपने हिंदू आर्टिकल के, वो आपके लिए easy हो जाएं. Like and subscribe my channel to get updates, regular updates of my videos. Thank you for watching.